हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडी डिफेंस एकेडमी में। तो आज से एक इम्पॉर्टेंट सीरीज शुरू हो रही है, उत्तराखंड परीक्षा वाणी की बुक सीरीज। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि परीक्षा वाणी एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट बुक है जिसे किसी भी कैंडिडेट को सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए। तो परीक्षा वाणी की इस सीरीज में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज इस सीरीज़ की क्लास फर्स्ट है जिसमें हम राज्य के गठन व प्रतीक चिन्हों से रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी की क्लास फर्स्ट को। तो आज हम इसको ज़ीरो से शुरू करेंगे। जो क्लास है वो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी अगर राज्य के गठन के लिए सबसे पहले जो बिल्स होते हैं यानी कि जो विधेयक होता है, राज्य विधेयक, वो लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में पारित होता है और फिर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो उस पर क्या करते हैं, अपनी स्वीकृति देते हैं और फिर किसी भी राज्य का गठन हो जाता है, वो एक सेपरेट राज्य बन जाता है। इसी प्रकार से अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित होता है। उत्तरांचल में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब उत्तराखंड का गठन होता है उसमें तो उसको उत्तरांचल नाम से उस समय उसकी स्थापना होती है। उत्तरांचल नाम से स्थापना होती है। तो ये उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में जब पारित होता है तो उसकी जो डेट होती है ये सभी को याद रखनी जरूरी है। तो डेट होती है 1 अगस्त 2000 को। 1 अगस्त 2000 को उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित होता है। उसके बाद फिर ये उत्तरांचल जो राज्य विधेयक है वो राज्यसभा में पारित होता है। उसकी अगर हम डेट देखें तो वो कब होता है, 10 अगस्त 2000 को। 10 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा में पारित होता है इसका बिल। फिर इसके बाद जो अगर क्वेश्चन ऐसा बन गया कि राष्ट्रपति की स्वीकृति इस बिल को कब मिलती है, तो उसके लिए जो डेट है राष्ट्रपति, यानी कि उस समय कौन थे राष्ट्रपति जिस समय उत्तरांचल का गठन होता है, तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो थे R.K. नारायण। उनके द्वारा क्या होता है, जो उत्तरांचल राज्य विधेयक होता है उसको स्वीकृति दी जाती है। तो वो उसकी अगर डेट आपसे पूछ ली गई तो वो कब की है, तो आप ये ध्यान रखेंगे 28 अगस्त 2000 को। इसमें जो राष्ट्रपति होते तत्कालीन, जो मिस्टर R.K. नारायण जी होते हैं, वो उस पर साइन करते हैं। तो उनकी स्वीकृति के बाद फिर उत्तराखंड राज्य का जो गठन होता है वो होता है 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड अपने अस्तित्व में आ जाता है। तो उत्तराखंड का अगर गठन की अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन हो जाता है और भारत के 27वें राज्य के रूप में होता है। यानी कि उसका क्रम अगर पूछा जाए तो 27वें राज्य होता है ये भारत का। वहीं अगर क्रम अगर हिमालयी राज्य, क्योंकि इसको हिमालयी राज्य का भी दर्जा प्राप्त है, अगर हिमालयी राज्य का क्रम आपसे पूछ लिया गया कि उत्तराखंड का जो हिमालयी राज्य कौन से क्रम का है, तो 11वें क्रम का हिमालयी राज्य है। इससे पहले जो 10 हिमालयी राज्य थे उनको हिमालयी राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका था और 11वें नंबर पे कौन आता है फिर, उत्तरांचल। ठीक है फ्रेंड्स, अब उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड को 1 जनवरी 2007 से ये नाम मिलता है उत्तराखंड। इससे पहले इसका नाम उत्तरांचल था। यानी कि आप देख सकते हैं कि 9 नवंबर 2000 से लेकर के 31/12/2006, ये भी डेट इम्पॉर्टेंट है, 31/12/2006 तक उत्तरांचल नाम रहता है उत्तराखंड का। फिर उसके बाद 1 जनवरी 2007 से इसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया जाता है। तो आइए इसके आगे हम अब बढ़ते हैं। तो प्रतीक चिन्हों, क्योंकि उत्तराखंड का क्या है, स्थापना हो चुकी है। उसके बाद आते ही प्रतीक चिन्हों का निर्धारण। किसी भी राज्य का जब गठन हो जाता है उसके बाद उसके प्रतीक चिन्हों का भी निर्धारण किया जाता है। तो राज्य का प्रतीक चिन्ह का जो निर्धारण किया जाता है वो कब किया जाता है, अप्रैल 2001 में जो प्रतीक चिन्ह है राज्य के उनका निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहला अगर हम देखें राज्य चिन्ह कौन सा है उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है वो है गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ, इस प्रकार से बना होता है, आपने देखा भी होगा। तो गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ होती हैं और पर्वत चोटियों के नीचे 4 लहरें गंगा की प्रवाहित रहती हैं इस प्रकार से, और मध्य में फिर अशोक की लाट भी यहाँ पे स्थित होती है। ठीक है, और लाट के नीचे क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते, जो कि भारत का एक आदर्श वाक्य है, जो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो आगे अब देखेंगे हम, ये हो गया राज्य चिन्ह, और राज्य चिन्ह का निर्धारण इस प्रकार से 2001 में किया गया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है उसका जो निर्धारण है वो कब किया गया है, अप्रैल 2001
एक में। और जो ये राज्य चिन्ह है इसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्वरूप है, क्योंकि एक पर्वतीय एक हिमालयी राज्य है, तो उसका एक यहाँ पे हमें चित्रण देखने को मिलता है, क्योंकि पर्वतीय राज्य है, साथ में जो गंगा है, गंगा भी यहीं से प्रवाहित होती है, यहीं से उसका उद्गम स्थल है, तो ये सब यहाँ पे देखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम राज्य चिन्ह की बात करें तो नेक्स्ट कौन सा है, राज्य पुष्प। राज्य पुष्प कौन है उत्तराखंड का, वो है ब्रह्म कमल। अगर इसकी ऊंचाई पूछा जाए कि किस ऊंचाई तक ये पाया जाता है, तो 4800 से 6000 मीटर तक की ऊंचाई में ब्रह्म कमल बहुतायत में पाया जाता है, यानी कि इसमें ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। ऐसा भी है कि इससे कम ऊंचाई में भी पाया जाए और इससे अधिक ऊंचाई में भी पाया जाए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है प्रचुर मात्रा में, वो इसी ऊंचाई के अंतर्गत इसकी औसत ऊंचाई है, ये इस ऊंचाई पे ये पाया जाता है। अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें ब्रह्म कमल की, तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसुरिया अबवेलेटा और एस्टरेसी कुल का ये पौधा है। ठीक है, तो उत्तराखंड की में इसकी जो प्रजातियां अगर हम देखें तो उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां हैं, 24 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। और अगर संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व में 210 प्रजातियां ब्रह्म कमल की पाई जाती हैं। जो अगर इसके खिलने का समय हम देखें ब्रह्म कमल के, तो ब्रह्म कमल के खिलने का समय है जुलाई से सितंबर माह। इस समय क्या है, ब्रह्म कमल खिलते हैं। रंग इनका बैंगनी होता है और स्थानीय नाम, यानी कि जो स्थानीय लोग होते हैं उसे कौल पद्म नाम से उच्चारित, यानी कि उसको कहते हैं, पुकारते हैं। और वहीं इसका एक पौराणिक अपनी मान्यता भी है, पौराणिक इसका महत्व भी है। तो पुराणों में या महाभारत काल में इसको किस नाम से जाना गया है, सौगंधित पुष्प के नाम से इसको संबोधित किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो राज्य पक्षी, राज्य पक्षी कौन है हमारा, वो है उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, जिसको कि हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। और इस जो औसत ऊंचाई कितनी से कितनी ऊंचाई तक ये पाया जाता है, तो वो है 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई में मोनाल पक्षी जो है वो पाया जाता है। इसका अगर वैज्ञानिक नाम देखें तो वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजिनस, इसका वैज्ञानिक नाम है। वहीं मादा जो होती है उसको ही मोनाल कहा जाता है। और इसी प्रजाति के अगर नर की बात की जाए तो नर को डफिया कहा जाता है। स्थानीय नाम इसका मुनाल या मन्याल भी कहा जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा। पूंछ का रंग इसका हरा होता है और प्रिय भोजन इसका आलू होता है। आलू इसको बहुत ही पसंद होता है और आलू की फसल को सबसे जो अधिक नुकसान पहुंचाते हैं मोनाल, वो आलू की ही फसल को पहुंचाते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है मोनाल। वहीं पहले ये हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी था, लेकिन अब ये हिमाचल प्रदेश में क्या है, अब नहीं है वहाँ का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने अब अपना जो राष्ट्रीय पक्षी है वो चेंज कर दिया है, वो जाजुराना है उसका नाम। और वैज्ञानिक नाम अगर देखें जाजुराना का तो वेस्टर्न ट्रैगोपन भी है, क्योंकि हमारे अब अगर चट्टान जो मोनाल होता है वो अपने जो अंडे होता है वो कहाँ देता है, चट्टान या फिर जो पेड़ के छेद होते हैं उनके अंदर ये अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, और चट्टानों और पेड़ के जो छेद होते हैं उनके अंदर ही अपने अंडे देते हैं। ये तो हो गई मोनाल की बात। अब आज देखते हैं राज्य हमारा जो पशु है वो कौन है। तो राज्य पशु हमारा कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग जिसको कि हिमालयन मस्क डेयर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कितनी ऊंचाई तक इसका आवास है, तो ये 3600 से 4400 मीटर तक की ऊंचाई में पाया जाता है। वैज्ञानिक नाम अगर देखें हम कस्तूरी मृग का, तो वो है मॉस्कस काइसोगास्टर और इसकी 4 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। रंग इसका भूरा होता है और उसके साथ साथ इसमें काले और पीले धब्बे होते हैं। विशेषता अगर हम इसकी देखें तो विशेषता है इसकी कि इसकी सूंघने की शक्ति और सुनने की शक्ति जो है बहुत ही अधिक होती है, तेज होती है। और सुरक्षा के लिए इसके 2 बड़े दांत होते हैं। औसत आयु की अगर इनकी बात करें तो उनकी औसत आयु 20 वर्ष की होती है। और जो मादा निमृग होती है उसकी गर्भ अवधारण की जो अवधि होती है वो 6 माह में ही नवजात जो शिशु होता है उसको जन्म देती है। और कस्तूरी अगर प्राप्त करें, क्योंकि ये जो कस्तूरी मृग होता है इसकी खासियत ये है कि इससे कस्तूरी प्राप्त की जाती है। और कस्तूरी क्या है, कस्तूरी एक सुगंध वाला जटिल प्राकृतिक रसायन है, यानी कि इसमें बहुत ही एक स्मेल होती है और वो दवाइयों के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंस है उसका, कि दवाइयाँ उससे बनती हैं, उनसे सेंट वगैरह बनता है। जो ये प्राकृतिक रसायन कस्तूरी जो प्राप्त किया जाता है नर मृग से, ये भी आप ध्यान रखेंगे, मादा से नहीं होती है प्राप्त, नर से प्राप्त होती है। जो कस्तूरी प्राप्त होती है वो 3 साल में एक बार ही प्राप्त होती है और 30 से 45 ग्राम तक ही प्राप्त होती है एक बार में।
3 साल में एक बार नर से प्राप्त होती है और 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। और जो एक कस्तूरी होती है बहुत ही महंगा रसायन भी होता है, इस वजह से इसका क्या होता है, अवैध इसका शिकार किया जाता है। शिकार के वजह से इनकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इनकी संख्या में बहुत कमी हो गई है, जिस वजह से फिर क्या होता है, इनको संरक्षण के लिए इसके लिए कदम उठाए गए, कार्य किए गए। तो सबसे पहला अगर पूछा जाए तो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की जाती है इसको संरक्षित रखने के लिए, जो कि 1972 में की जाती है। किसकी? जो कि कहाँ स्थित है? स्थिति की अगर बात करें तो केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग जो चमोली है उसमें स्थित है यह कस्तूरी मृग विहार, जिसकी की स्थापना 1972 में की गई। वहीं अगर केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की बात की जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना है, 967.2 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये केदारनाथ वन्यजीव जो प्रभाग चमोली है, तो इसकी जो सबसे बड़ा क्या है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड का। वहीं महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है 1977 में, और ये कहाँ स्थित है, बागेश्वर में। ये सब क्या है, जो कस्तूरी मृग है जो हमारा राज्य पशु है उसको संरक्षित रखने के लिए जो कार्य किए गए वो यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि खुद में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की फिर और संरक्षण केंद्र है जो उसकी स्थापना की जाती है 1982 में, जो कि कहाँ स्थित है, कांचुला खर्क यानी कि चमोली में स्थित है। और कांचुला खर्क के नाम से भी इसको जाना जाता है कि कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, इसकी स्थापना होती है 1982 में। फिर आता है अस्कोट अभ्यारण्य। जो अस्कोट अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में, और इसकी स्थापना कब की गई, 1986 में की गई। तो ये सारे जो कार्य थे वो हमारे राज्य पशु को बचाने के लिए, उसका अवैध शिकार ना किया जाए कस्तूरी के लिए, उसके लिए सारे कार्य किए गए। आइए और आगे बढ़ते हैं। रब देखते हैं हम राज्य का वृक्ष। जो राज्य वृक्ष है वो क्या है हमारा, वो है बुरांस। बुरांस जो है वो कितने मीटर तक की ऊंचाई में पाया जाता है, तो 500 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई में पाया जाता है बुरांस का वृक्ष, जो कि विशुद्ध रूप से एक पर्वतीय वृक्ष है। यानी कि इसको मैदानी क्षेत्र पे हम लगाने की अगर कोशिश करें तो ये मैदानी क्षेत्र पे नहीं होगा, यह पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाया जा सकता है इसको, क्योंकि अपनी एक इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है। तो वानस्पतिक नेम अगर हम इसकी देखें तो बुरांस का जो वानस्पतिक नेम है वो है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, और जो इसका कलर होता है वो चटक लाल रंग का होता है। और 11,000 फीट से अगर ऊपर की बात करें तो इसमें फिर इनका कलर क्या होता है, फेड होने लगता है और ये वाइट कलर के हो जाते हैं, सफ़ेद रंग के हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन इनका रंग होता है वो है चटक लाल। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस वृक्ष की अपनी भी कोई इंपॉर्टेंस होगी, जो कि इसको राज्य वृक्ष के नाम से इसको घोषित किया गया। तो इसकी जो गुण होता है इसके अंदर एक औषधीय गुण होता है, और जो इनका फूलों का जूस होता है उसको इसके फूलों से जूस बनाया जाता है, जो कि हृदय रोग के लिए भी बहुत ही उपयुक्त होता है। और इससे फिर जो लाल रंग के जो फूल होते हैं उससे रंग भी बनाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और खिलने का समय अगर हम इसका देखें तो फरवरी से अप्रैल माह में ये खिलते हैं। इस वृक्ष के भी अवैध कटान को रोकने के लिए इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। वो कब किया जाता है, 1974 में। तो ये जो राज्य प्रतीक थे इनका निर्धारण 2001 में कर दिया जाता है, लेकिन 2-3 ऐसे राज्य प्रतीक भी हैं जिनका निर्धारण बाद में किया जाता है, जैसे कि राज्य खेल। जो राज्य का खेल है वो कौन सा है हमारा, वो है उत्तराखंड का फुटबॉल। फुटबॉल जो है वो राज्य खेल है उत्तराखंड का। और इसको कब राज्य खेल घोषित किया जाता है, तो ये किया जाता है 2011 में। वहीं अगर राज्य के वाद्य यंत्र की बात करें तो राज्य का जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, वो है ढोल। ढोल का जो वाद्य यंत्र है इसको कब घोषित किया जाता है, तो इसे घोषित किया जाता है 2015 में। ढोल को राज्य का वाद्य यंत्र घोषित किया जाता है। इसी के साथ साथ राज्य की तितली भी एक घोषित की जाती है, क्योंकि जो उत्तराखंड है वो 500 से अधिक प्रजातियां तितली की उत्तराखंड में पाई जाती है। इस वजह से इसको तितलियों का घर भी कहा जाता है उत्तराखंड को। तो 500 से अधिक प्रजातियां होने के कारण जो राज्य है उसने अपने राज्य की तितली भी घोषित की है। वो कौन सी है, कॉमन पिकॉक। कॉमन पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया है। और इसे कब किया जाता है कॉमन पिकॉक को, कॉमन पिकॉक को 2016 में राजकीय तितली घोषित किया जाता है राज्य की।
तो ये हो गए हमारे सारे राज्य प्रतीक जो हैं वो हमने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। सारे पॉइंट्स इससे हमने रिलेटेड आपसे डिस्कस कर दिए हैं। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम राज्य का प्रशासनिक ढांचा देखेंगे। उसमें भी हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे और जो सारे होंगे हम डिटेल में आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा आप सबको पता होगा कि इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर पार्ट ऑफ जीटी डिफेंस एकेडमी ने हमेशा से ही अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया है और एक बार फिर से आपकी तैयारी अफोर्डेबल बनाने के लिए हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम ने उत्तराखंड पुलिस के नए बैच शुरू कर दिए हैं, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट टीचर, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड टेस्ट सीरीज आपके साथ डिस्कस की जाएगी। हमारे कोर्सेज से दे अपनी तैयारी को नई उड़ान, क्योंकि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।